नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कुचलना और कुतरना दोनों में अंतर होता है। एक दौर था जब लोकतंत्र एक ही बार में कुचल दिया जाता था। अब धीरे धीरे कुतरा जाता है, जैसे चूहा कुतरते कुतरते किसी चीज को खा जाता है। फ्रांस में पेंशन को लेकर जो व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इजराइल में न्यायिक सुधारों को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके मूल में केवल न्यायिक सुधार और पेंशन की रक्षा नहीं है, संसद और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को बचाए रखना भी है। जिस समय इन दोनों चीजों को बेकार माने जाने लगा हो, नेता की चुनावी जीत को ही अंतिम सत्य घोषित किया जा रहा हो, उसी दौर में इजराइल और फ्रांस की जनता संसद और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के लिए सड़कों पर उतर आई है। जनता का विरोध सरकार के भीतर तक पहुंच गया है। सरकारी कर्मचारी भी सड़क पर आने लगे हैं। संसद और सुप्रीम कोर्ट से खिलवाड़ या किसी पार्टी का मसला नहीं होता है, जनता के भविष्य का मसला होता है। फ्रांस और इजराइल में जनता अपने भविष्य को बचाने के लिए सड़क पर उतरी है। सत्ता के अहंकार में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का अधिकार अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन जनता ने सड़क पर उतरकर बता दिया कि कोई व्यक्ति लोकतंत्र में जन इच्छा से ऊपर नहीं है। नेतन्याहू को कहना पड़ा कि अगर संवाद के जरिए गृहयुद्ध टालने का मौका हो तो प्रधानमंत्री के नाते मैं संवाद के लिए समय लेना चाहूंगा। उन्हें नेशनल टेलीविजन पर आकर कहना पड़ा है कि देश में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। इजराइल की जनता नारे लगा रही है कि अच्छे लोग बुरे कानूनों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने न्यायिक सुधार को लेकर जो कदम उठाए हैं, उसे लेकर पूरा इजराइल सड़क पर आ गया है। वहां जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे। बताया जा रहा है कि कई दशकों में इस स्तर का प्रदर्शन नहीं देखा गया, और वह भी शांतिपूर्ण। कहीं भी हिंसा नहीं हुई। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप में ट्रायल चल रहे हैं। जाहिर है उन्हें चिंता होगी कि अगर सजा मिलेगी तो पद से हटना होगा। जनता भी यही समझती है। तो प्रधानमंत्री अपने आप को कुर्सी से चिपकाए रखने के लिए कानून लेकर आ गए कि अब प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटाना होगा तो प्रधानमंत्री खुद या उनका कैबिनेट उन्हें शारीरिक या मानसिक कारणों के चलते अयोग्य घोषित करेगा, जिसे बाद में संसद की सहमति चाहिए होगी। यानी कोर्ट से सजा होने के बाद भी संसद का 2/3 बहुमत नहीं होगा तो उन्हें कुर्सी से कोई नहीं हटा सकता है। नेतन्याहू कहते रहे कि उनके ये कदम न्यायपालिका को मजबूत और पारदर्शी बनाएंगे, मगर जनता विश्वास नहीं कर सकी। वो ये समझ रही है कि जजों की नियुक्ति में सरकार की दखल बढ़ने से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब रह जाएगा। इससे तो अपना जज बिठाकर अपना फैसला लिखवाना शुरू हो जाएगा। इजराइल में कई दिनों से प्रदर्शन होते रहे। कभी संसद को घेरा गया तो कभी एयरपोर्ट से लेकर मॉल तक बंद कर दिया गया। स्कूल कॉलेज से लेकर बैंक भी बंद रहे इस न्यायिक सुधार के विरोध में। नेतन्याहू को राष्ट्र के नाम संदेश के लिए टीवी पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने इजराइल में आने वाला पूरा हफ्ता वीक ऑफ पैरालिसिस घोषित कर दिया। पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री, प्रवासी मामलों के मंत्री, पर्यटन मंत्री के घरों के सामने प्रदर्शन हुए। नेतन्याहू के घर के बाहर से प्रदर्शनकारियों को वाटर कैनन मारकर हटाना पड़ा। मंगलवार को वाइड स्प्रेड पैरालिसिस का ऐलान किया गया, मतलब व्यापक रूप से देश को ठप कर दिया जाता, मगर नेतन्याहू टीवी पर आए और कानून को टालने की बात कर गए। इस फैसले का विरोध वहां के रक्षा मंत्री ने किया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इससे लोग और भड़क गए। सेना के भीतर से भी नेतन्याहू के न्यायिक सुधार का जबरदस्त विरोध हो रहा है। उन्हें पता चल गया होगा कि जब लोकतंत्र नहीं रहता है तो सेना उस देश की नहीं, तानाशाह की रक्षा करने वाली इकाई बन जाती है। किसी भी स्वाभिमानी सैनिक को यह बात कैसे पसंद आ सकती है कि वह देश की नहीं, देश के नाम पर एक तानाशाह की रक्षा में अपनी जान दे रहा है। सेना की गरिमा तभी तक है जब तक लोकतंत्र है, इसके बाद वो सिर्फ गिरोह बन जाती है। इसलिए इजराइल में सेना के भीतर से भी इस न्यायिक सुधार का जबरदस्त विरोध हुआ। सेना में तैनाती का इंतजार कर रहे अफसर भी इसका विरोध करने लगे। उन्होंने कह दिया कि अगर न्यायिक व्यवस्था में छेड़छाड़ हुई तो वे ट्रेनिंग का बहिष्कार करेंगे। हाल ही में यह खबर भी आई कि राजधानी
तेल अवीव के पुलिस चीफ प्रदर्शन में शामिल हो गए। दुनिया भर में इजरायली दूतावासों ने भी अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेते हुए अपने दफ्तरों को एक दिन के लिए बंद कर दिया। इजराइल की यूनियन ने सरकारी कर्मचारियों से हड़ताल करने का आह्वान किया था, जिसमें भारत से लेकर लंदन और न्यूयॉर्क के इजरायली दूतावासों ने भाग लिया। न्यूयॉर्क में इजराइल के राजदूत ने प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि मैं नेतन्याहू के लिए काम नहीं कर सकता और इस्तीफा दे दिया। इजराइल मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे स्वास्थ्य सिस्टम में हड़ताल घोषित कर दी, जिसका असर सभी सरकारी अस्पतालों पर पड़ा। राष्ट्रपति आइजक हर्जोग को भी नेतन्याहू से कहना पड़ा कि सभी आपकी ओर उम्मीद से देख रहे हैं, सुरक्षा खतरे में है, देश की एकता के लिए कानून पर फौरन रोक लगाइए। 24 मार्च को यह कानून रात भर चली बहस के बाद इजराइल की संसद नेसेट में पास हो गया, लेकिन 3 दिन बाद ही प्रदर्शनों के चलते 27 मार्च को अगली 2 बहसों पर नेतन्याहू ने रोक लगा दी, जिसके बाद यूनियनों ने हड़ताल वापस ले ली। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ऐसा मैं राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और लोगों के बीच गुस्सा ना बढ़े इसलिए कर रहा हूं। क्रोनोलॉजी समझिए। पहले जज अपने हिसाब से नियुक्त कर दो, फिर फैसले को अपने हिसाब से लिखवा लो और कहो कि कोर्ट का फैसला है, मानो। कानूनी तरीके से जनता के अधिकार को कुचलने का यह आसान रास्ता हो गया है कोर्ट का आदेश। इसलिए कोर्ट पर हमला हो रहा है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और ऐसे लोग जज की कुर्सी पर बिठाए जा रहे हैं जो पार्टी के हिसाब से फैसला दें, संविधान के हिसाब से नहीं। मैं इजराइल और दुनिया के दूसरे देशों की बात कर रहा था। ऐसे में वकीलों की फौज का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वकील भी ये सोच लें, एक वकील बनने में कोई जीवन लगाता है, सैकड़ों किताबें पढ़ता है, मगर जज ही पार्टी का आदमी बनेगा तो वकील क्या करेगा? उसकी जगह पार्टी का व्हाट्सएप मैसेज ही चला जाएगा कि क्या फैसला देना है। अगर ऐसा लोकतंत्र दुनिया के किसी और मुल्क को चाहिए तो क्या किया जा सकता है? मगर इजराइल के लोगों ने साफ कर दिया, हमें नहीं चाहिए। जनता सड़क पर आ गई कि हमें पार्टी का और सरकार का जज नहीं चाहिए। जनता ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि लोकतंत्र बचाना केवल विपक्ष का काम नहीं, उसका भी है। बहुत दिनों तक सरकार इन प्रदर्शनों को खारिज करती रही, कुछ मामूली चरमपंथियों का विद्रोह बताती रही। अंत में उसे सच्चाई का सामना करना पड़ गया, न्यायिक सुधार को टालना पड़ा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि वे न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नेतन्याहू की पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोल दिया। आप चाहें तो इस खबर को बीच में पलट सकते हैं। भारत की खबर बता रहा हूं। हाल ही में चीफ जस्टिस को ट्रोल किया गया और ट्विटर पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर अमर्यादित अभद्र बातें कही गई इंडिया में। 17 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर पर नजर डाल लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को ऑनलाइन ट्रोल किया जाने लगा। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का गठन संवैधानिक है या नहीं, इस मसले पर चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली संवैधानिक पीठ में सुनवाई चल रही है। राज्यपाल की भूमिका को लेकर उनकी सख्त टिप्पणियों ने एक राजनीतिक तबके को परेशान कर दिया और उनके बारे में ट्विटर पर अमर्यादित टिप्पणियां की जाने लगी। ट्रोल करने वाले ज्यादातर सत्ताधारी दल से सहानुभूति रखने वाले दिखे। इसे लेकर 16 मार्च को 13 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा कि यह सही नहीं हो रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने यह पत्र लिखा है, जिसे 13 विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। 26 नवंबर 2021 को संविधान दिवस पर पूर्व चीफ जस्टिस NV रमना ने भी कहा था कि सोशल मीडिया में जजों पर निजी हमले बढ़ते जा रहे हैं। अब आइए इजराइल। नेतन्याहू के समर्थक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इजराइल की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो काफी एलीट है, कुलीन है, संभ्रांत है। इजराइल में एक स्वतंत्र कमेटी जजों की नियुक्ति करती है। एक जज की नियुक्ति तभी होती है जब राजनेता और जजों के बीच नाम पर सहमति बनती है। सरकार चाहती है कि उसका दबदबा बढ़े। यह उदाहरण इसलिए दिया गया कि अमेरिका में जजों की नियुक्ति सरकार करती है, लेकिन इजराइल की जनता ने अमेरिका के इस मॉडल को नकार दिया।
इजराइल की जनता को शक हो गया कि इस तरह से सरकार अपना जज कुर्सी पर बिठाना चाहती है। अगर ऐसा हो गया तो कोर्ट के इस्तेमाल से जनता के ही अधिकार कुतर दिए जाएंगे। इजराइल के न्यायिक सुधार के तहत सुप्रीम कोर्ट सरकार की जूनियर पार्टनर बन सकता था। संसद चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है। संविधान के बुनियादी तत्वों की समीक्षा और बदलने का राजनीतिक दलों के पास अधिकार मिल जाएगा। नेतन्याहू की सरकार जिस तरह के न्यायिक सुधार लाना चाहती है, उस तरह की बातें भारत में भी सुनाई देने लगी है, बस जनता को दिखाई नहीं दे रही है। भारत में भी जजों की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है। भारत के कानून मंत्री के बयानों की तमाम हेडलाइन बता रही है कि सरकार किस इरादे से आगे बढ़ सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं है, यह कानून मंत्री का बयान है। सुप्रीम कोर्ट चेतावनी नहीं दे सकता, जनता मालिक है, यह भी कानून मंत्री का बयान है। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रशासनिक मामला है, न्यायिक नहीं, यह भी कानून मंत्री का बयान है। कानून मंत्री ने एक ट्वीट को ट्वीट कर दिया जिसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट पर कानून मंत्री की तरफ से ऐसी सख्त टिप्पणी की गई है। किरण रिजिजू का यह बयान भी देख लीजिए कि कुछ रिटायर्ड जज एंटी इंडिया गैंग के हिस्सा हैं। यह हेडलाइन भी देख लीजिए कि कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है कि जजों की नियुक्ति पैनल में सरकार के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए। इन बयानों से कुछ याद आया आपको, या फिर अतीक अहमद के पेशाब करने का लाइव कवरेज देखकर ही सुपर पावर फील करने लगे हैं? इजराइल की बहस की खबरों को पलट कर देखिए। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू न्यायिक सुधारों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति पर सरकार की मर्जी चलाना चाहते थे। इस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहां की जनता सुप्रीम कोर्ट की इमारत बचाने नहीं उतरी, वह केवल जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को स्वतंत्र नहीं देखना चाहती थी, बल्कि उसका यह विरोध बता रहा है कि वह न्यायिक स्वतंत्रता में किस हद तक विश्वास रखती है। उसके लिए नियुक्ति का मसला तो है ही, सरकार के नियुक्त जजों के फैसले को लेकर भी चिंता है। इजराइल की जनता को पता है कि अपना जज बिठाकर अंत में जनता के ही अधिकार खत्म किए जाते हैं। भारत के चीफ जस्टिस का बयान याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि निचली अदालतों में जज सक्षम हैं, मगर डर के कारण जमानत नहीं देते। निचली अदालतों में जजों को भय है कि अगर किसी गंभीर मामले में बेल दे देंगे तो उन्हें टारगेट किया जाएगा। अगर न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव में यहां तक पहुंचा दिया जाए तब फिर क्या बचेगा? आप नियुक्ति की प्रक्रिया को स्वतंत्र करके भी न्यायिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जिस फैसले से गई है, उस फैसले की प्रक्रिया पर भी कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। इस सवाल का कम से कम ठीक से उत्तर दिया जाना चाहिए था। अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो बहुत खतरनाक है। जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है कि 7 फरवरी को लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के 9 दिन बाद 16 फरवरी को उनके खिलाफ मानहानि का मामला तेज होता है। शिकायतकर्ता हाईकोर्ट में अपना स्टे वापस लेता है और 27 फरवरी को 1 साल बाद बहस फिर से शुरू होती है। 17 मार्च को फैसला रिजर्व होता है। क्या यह महज संयोग है? चौथा, और ये चीज़ें अभी जैसा मैंने कहा इसके डिटेल्स चेक करने हैं, लेकिन जो उनको अभी तक तथ्य मिले हैं उसके अनुसार ये मामला काफ़ी अरसे तक एक मैजिस्ट्रेट मिस्टर एक्स के सामने था। जब वो वहाँ था तो याचक ने, कंप्लेनेंट ने बड़े कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर इस पूरे प्रक्रिया का स्टे ले लिया, रुकवा दिया उसको काफ़ी अरसे तक, कई महीनों तक। जब उस व्यक्ति का स्थानांतरण हुआ या वो उस ओहदे से हट गए तो ये याचिका जो ऊपरी अदालत में डाली गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया और ये वापस नीचे आ गई एक भिन्न मैजिस्ट्रेट के सामने, जहां अभी आपको निर्णय अब आया है। तो इसकी तारीखें, इस प्रक्रिया को भी हम गौर से देखेंगे कि एक ठीक प्रकार से ये न्यायिक प्रक्रिया हुई है कि नहीं। लेकिन प्राथमिक दृष्टि से ये चौथा मुद्दा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अब तो राहुल गांधी को यह भी आदेश दिया गया है कि सांसद के तौर पर जिस सरकारी मकान में रह रहे थे उसे तुरंत खाली कर दें। तो अब चलते हैं फ्रांस के अलग अलग शहरों में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, मगर इजराइल की तरफ फ्रांस में प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं है। वहां हिंसा और तोड़फोड़ की अनेक घटनाएं हुई हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हो गया और पुलिस पर भी हमला हुआ, दुकानें तोड़ी गईं। आखिर रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल करने में ऐसा क्या है कि लोग सड़कों पर उतर आए? पेरिस की सड़कों पर कचरा भर गया, सफाई कर्मचारियों ने कचरा उठाना बंद कर दिया। बीबीसी ने लिखा है कि 6 मार्च से सड़कों पर से कचरा नहीं हटाया गया है। स्कूलों के टीचर भी इसमें शामिल हैं, उनके छात्र भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे के कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2/3 फ्रांस इस सुधार के खिलाफ है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की लोकप्रियता घटकर आधी रह गई है। सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि 2030 तक पेंशन भोगियों की संख्या 2 करोड़ हो जाएगी। इससे सरकारी खजाने पर बहुत बोझ बढ़ेगा, बजट घाटा बढ़ता चला जाएगा। इकोनॉमिस्ट ने भी लिखा है कि 2004 के आंकड़े के अनुसार 1 करोड़ 30 लाख पेंशन भोगी हैं। फ्रांस अपने जीडीपी का 14% पेंशन पर खर्च करता है। अमीर देशों की तुलना में फ्रांस पेंशन पर 2 गुना पैसा खर्च कर रहा है। मैक्रों की सरकार इस सुधार को पास करने के लिए तमाम यूनियनों से कई दौर की चर्चा कर चुकी है। संसद में 175 घंटे की बहस हुई। जिस तरह से भारत में कृषि कानून बिना किसी चर्चा के लाए गए, उस तरह से नहीं हुआ। इस सुधार पर काफी विचार विमर्श हुआ है। सभी यूनियनों ने ऐसा करने से मना किया। सरकार सहमति नहीं बना पाई और फ्रांस में कई दौर की राष्ट्रीय हड़ताल भी हुई कि मैक्रों इस सुधार को न लाएं। मगर मैक्रों को लगा कि संसद में बहुमत नहीं प्राप्त होगा, तो उन्होंने संविधान के विशेष प्रावधान का इस्तेमाल किया। आर्टिकल 49.3 का इस्तेमाल कर इसे पास करा लिया। फ्रांस की जनता अब इस बात से भड़क गई है कि संसद को बाईपास कर इस कानून को क्यों पास कराया गया। क्या इसकी तुलना हम भारत के किसान आंदोलन से कर सकते हैं? कई मामलों में कुछ हद तक कर सकते हैं, मगर एक मामले में नहीं। फ्रांस में प्रदर्शन हिंसक है। भारत में किसानों ने साल भर तक अहिंसक प्रदर्शन किए। कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए, तब भी अहिंसक बने रहे जब गोदी मीडिया ने भारत के किसानों को आतंकवादी कह दिया। मगर काफी कुछ समानताएं देखी जा सकती हैं। फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र का कानून संसद से पास नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रपति ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए पास करा दिया। तो पहले अध्यादेश के जरिए लाया गया, कृषि कानून की बात कर रहा हूं, और उसके बाद संसद में बिल पास हुआ था। भारत सरकार दावा करती रही कि किसान संगठनों से पहले बात हुई है, मगर किसान संगठन पूछते रहे कि हम में से किसी से बात नहीं हुई तो किससे बात हुई है। फ्रांस में भी कई महीनों से इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, मगर काफ़ी हिंसा भी हुई है। उन्हें भारत के किसानों से यह सबक सीखना चाहिए कि कैसे अपमान और हिंसा को सहते हुए साल भर तक अहिंसक प्रदर्शन किया जाता है और सरकार को मजबूर कर दिया जाता है कि वह कृषि कानूनों को वापस ले। फ्रांस में जनता को यह बात नागवार गुजरी है कि संसद को कैसे बाईपास कर दिया गया। विपक्ष भी भड़क गया और नेशनल असेंबली में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। मैक्रों की सरकार मात्र 9 वोटों से बच सकी। इससे पता चलता है कि फ्रांस में पेंशन का मुद्दा कितना संवेदनशील है। हालांकि इस कानून को फ्रांस की सर्वोच्च अदालत से मंजूरी मिलनी बाकी है, मगर जनता का विरोध देखकर लग रहा है कि फ्रांस इस कानून को लेकर लंबे समय के लिए जलता रहेगा। लोगों को यह बात चुभ रही है कि सरकार कह रही है कि अब लोग ज्यादा जीने लगे हैं, इसलिए पेंशन फंड पर बोझ बढ़ रहा है। वे जानते हैं कि इसी तरह की दलीलों से सामाजिक सुरक्षा खत्म कर दी जाती है। दुनिया भर में इसी रास्ते से सामाजिक सुरक्षा खत्म की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ओपिनियन पोल में 78% लोग सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं। 2030 से रिटायर होने की उम्र 62 से 64 कर दी जाएगी। पूरी पेंशन प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र को हर साल 3 महीने बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा 2027 के बाद से अगर किसी को पूरी पेंशन चाहिए तो उन्हें 43 साल की नौकरी दिखानी होगी। अभी तक ये 42 साल थी।
इससे उन लोगों पर असर पड़ सकता है जिन्होंने अपने करियर में किसी कारण ब्रेक लिया हो। जैसे कई महिलाएं बच्चों की परवरिश के लिए काम से लंबी छुट्टी ले लेती हैं, या वे लोग जिन्होंने काम शुरू करने से पहले देर तक पढ़ाई की हो। ऐसे लोगों को पूरी पेंशन पाने के लिए 67 तक काम करना होगा इस उम्र तक। 23 मार्च को फ्रांस में राष्ट्रीय हड़ताल हुई। देश की 8 प्रमुख यूनियनें इसमें शामिल हुई। यूनियनों का दावा रहा कि केवल पेरिस में 8 लाख लोग शामिल हुए और देश भर में 35 लाख। यहां मतलब भारत की तरह वहां की सरकार भी इस तरह की संख्या को कम बताती रही। गार्डियन ने लिखा कि हिंसा की घटनाओं के बावजूद प्रोटेस्ट मार्च अधिकतर जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और अलग अलग तबकों के आने से प्रदर्शनकारियों में काफी उत्साह और एकजुटता देखी जा रही है। जनता के प्रदर्शन के डर से ब्रिटेन के किंग चार्ल्स का राजकीय दौरा भी रद्द कर दिया गया। बीबीसी ने लिखा है कि खबर थी कि किंग चार्ल्स के स्वागत के लिए रेड कारपेट रोल करने वाले कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन कर सकते थे। पेरिस में 900 से अधिक जगहों पर आगजनी की घटना हुई है। 20 दिन से कचरा साफ नहीं हो रहा है और बोर्डो शहर में जहां चार्ल्स को जाना था वहां के टाउन हॉल के दरवाजे को आग लगा दी गई। तो मैक्रोन सरकार ने चार्ल्स से अपना दौरा टालने के लिए कह दिया। आपको उमर खालिद का केस याद होगा। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप का दौरा होना था, इसकी कोई सार्वजनिक सूचना नहीं थी। फिर उमर पर आरोप लगा दिया गया कि उसने कथित तौर पर ट्रंप के आने पर दंगों का षड्यंत्र रचा। ट्रंप के आने की जानकारी न्यूज़ में भी नहीं थी। मगर पेरिस में आशंका है कि लाल कालीन बिछाने वाले बगावत कर सकते हैं। फिर भी किसी को जेल में नहीं डाला गया और ना ही मजबूर किया गया कि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो हर हाल में दरी कालीन बिछाते रहेंगे। अब थोड़ी बात मदर ऑफ डेमोक्रेसी की कर लेते हैं। ये दुनिया में एक ही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हजारों कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ विरोध कर रहे थे। इसके लिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी की संसद में बाकायदा एक कानून पास हुआ। संदर्भ यह था कि मोदी सरकार की कैबिनेट ने 16 जून 2021 को फैसला किया कि 41 आयुध कारखाना बोर्ड को 7 निगमों में बांट दिया जाएगा ताकि कारखानों को आधुनिक बनाया जा सके। रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे मजदूर संगठनों का दावा था कि मोदी सरकार इसके बहाने इन कारखानों का निजीकरण करने जा रही है। इन संगठनों ने 26 जुलाई से भी सभी कारखानों में हड़ताल करने का ऐलान किया। इन कारखानों में करीब 74,000 कर्मचारी काम करते थे। इसी हड़ताल को रोकने के लिए सरकार 30 जून 2021 को अध्यादेश लेकर आ गई। इसके अनुसार जो भी व्यक्ति अवैध हड़ताल शुरू करता है या उसमें जाता है या ऐसी किसी भी हड़ताल में भाग लेता है, उसे 1 साल के लिए जेल हो सकती है। 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। अगर कोई इस हड़ताल के लिए चंदा भी देगा तो उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है और 15,000 रुपए तक का जुर्माना। आयुध कारखानों में कामकाज चलते देने के लिए पुलिस अधिकारी एक्शन ले सकते हैं और हड़ताल में शामिल होने वाले को बिना जांच के भी बर्खास्त किया जा सकता है। क्या आपको याद भी है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में ऐसा अध्यादेश लाया गया था कि हड़ताल में जाने पर जेल की सजा होगी, चंदा देंगे तो ज्यादा सजा होगी। इस अध्यादेश को अगले 6 महीने तक लागू रहना था और जरूरत पड़ने पर 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता था। यही नहीं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी भारत में भी पेंशन एक संवेदनशील मुद्दा है। सरकारी कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से कई राज्यों में यह लड़ाई जीत ली है। पूरी तरह से भले ना जीती हो, मगर पेंशन का पुराना सिस्टम लागू हो यह राजनीति के केंद्र में आ गया है। कर्मचारी पेंशन के लिए विरोध प्रदर्शन में न जा सकें, उसके लिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अलग तरीका निकाला गया है। 14 मार्च को महाराष्ट्र में भी पेंशन को लेकर व्यापक प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार को कहना पड़ा कि नई पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन स्कीम की सुविधाओं को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र में पेंशन बहाली का आंदोलन स्थगित कर दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के आंदोलन हुए हैं। 21 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस में हरिकिशन शर्मा की रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्वाइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम ने देश भर में जिला स्तर की रैली निकालने का आह्वान किया था। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी मंत्रालयों को पत्र जारी कर कहा है कि आपके मंत्रालय के तहत आने वाले कर्मचारियों को
हतोत्साहित किया जाए कि वे किसी प्रदर्शन में हिस्सा ना ले। यह भी सुझाव दिया गया कि हड़ताल के दौरान कर्मचारियों को किसी तरह की छुट्टी ना दी जाए। हड़ताल में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों की सूची शाम तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को दे दी जाए। रिपोर्ट में लिखा है कि ऑर्डर पर कार्रवाई करते हुए पशुपालन और डेयरी विभाग ने अपने कर्मचारियों को चेतावनी जारी कर दी कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम के लिए स्ट्राइक में कोई हिस्सा लेता है तो उसके खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। फ्रांस, इजराइल और मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत की इन खबरों को एक साथ पलटते हुए आपको लोकतंत्र का भविष्य कैसा दिखता है? भारत के चैनलों पर जब तक पेशाब का सीधा प्रसारण होता रहेगा, लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। आपके विवेक को नष्ट करने की इतनी आजादी आपको कहां मिलेगी? तभी तो भारत की जनता घर बैठे टीवी देख रही है कि विपक्ष कहां है, दिखाई नहीं देता है। जानती है कि विपक्ष को नहीं दिखाया जाता है, पेशाब का सीधा प्रसारण किया जाता है। उधर फ्रांस और इजराइल की जनता इस तादाद में सड़कों पर उतर आई है कि जनता ही विपक्ष के रूप में दिखाई देने लगी है। ये प्रदर्शन बता रहे हैं कि विपक्ष हमेशा जनता के बीच होता है, जनता ही विपक्ष होती है। कमाल है, भारत में जनता को जनता ही नहीं दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।